देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टीवीएस जुपिटर ही क्यों? सवाल तो ये आता है ना पहला कि टीवीएस जुपिटर ही क्यों? बहुत सी स्कूटियां थी, हम कुछ भी ले सकते थे, टीवीएस जुपिटर ही क्यों? हे गाइस, वेलकम अगेन। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूँ कि क्या क्या आने वाला है। सो बेसिकली ये जो मॉडल है टी वी एस जुपिटर 125cc का टॉप वेरिएंट है विद डिस्क ब्रेक। उसके अलावा ऑन डेली बेसिस वो कौन से फीचर्स हैं जो इसको सेट अपार्ट करते हैं फ्रॉम अदर स्कूटीज़, जो मुझे सच में बेनिफिशियल लगते हैं। ये एक प्रॉपर रिव्यू नहीं होने वाला है जहाँ मैं एक एक छोटी छोटी स्पेसिफिकेशंस या लुक्स एंड फील्स को बताऊंगा, बट मैं आपको एज एन ओनर बताऊंगा कि मुझे क्या फील हुआ है ओवरऑल इन 4 मंथ्स ऑफ यूजिंग इट। तो आज जो मैं जर्नी कवर करने जा रहा हूँ वो मैं बेंगलोर से, सेंटर ऑफ द बेंगलोर से रामनगर पे कवर कर रहा हूँ। बेसिकली रामनगर जहाँ पे शोले की शूटिंग हुई थी। तो उस पूरे ओवरऑल अराउंड 150-160 किलोमीटर की स्ट्रेच पर मुझे क्या फ्यूल इकोनॉमी मिलने वाली है मैं आपको वो शेयर करूँगा हाईवे पे। जो मैंने क्रूज़ स्पीड मेंटेन करी वो थी अराउंड 60 to 80 किलोमीटर्स। सो ओवरऑल मैंने इसके लिए प्राइस पे किया था 1,18,500, जिसमें से 3.5 के एसेसरीज़ का था। सो बेसिकली टॉप वेरिएंट का प्राइस अराउंड 1,15,000 था सितंबर 2022 में बेंगलोर में ऑन रोड प्राइस। उसके अलावा जो मुझे इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी बेंगलोर के अंदर मिलती है वो बिटवीन 46 to 50 मिलती है। एंड ये फ्यूल इकोनॉमी मैं टैंक फुल करा के चेक करता हूँ, इट्स एक्चुअल रियलिस्टिक फ्यूल इकोनॉमी, ना कि जो मीटर बता रहा है। उसके अलावा मुझे इस ओवरऑल जर्नी के एंड पर जब मैंने कैलकुलेट किया टैंक फुल दोबारा करवा के, तो मेरी इकोनॉमी निकल के आई 57। मतलब इट्स हाईएस्ट आई हैव एवर अचीव्ड। जबकि मैं क्रूज़ स्पीड पावर मोड पे चल रहा था तो 65, 70, 80 इस पे मैं क्रूज़ कर रहा था, प्लस बीच बीच में ट्रैफिक भी था। और मैं कंसोल की बात करूँ तो कंसोल बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये जो हाइब्रिड कंसोल होता है जहाँ पे आपको बेसिकली एक एनालॉग मीटर मिलता है, उसके अलावा साइड में एक डिजिटल मीटर मिलता है, टॉप में आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं जहाँ पे आपको बताएगा कि भाई आप कौन से ऑटो इंटेलिगो फीचर आपका इनेबल है कि नहीं है, फ्यूल रिफ्यूल कराना है कि नहीं कराना है, इंडिकेटर आप दे रहे हो लेफ़्ट राइट, इन सब चीज़ों के लिए सेपरेट एलईडी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मीटर में क्लटर नहीं किया गया है, अलग से दिया गया है। एंड जो डिजिटल मीटर में उसमें आप ट्रिप ए ट्रिप बी, आप बेसिकली जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप वो सेट कर सकते हैं, आपको कितनी फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है वो पता चल जाएगा। उसके अलावा टाइम पता चल जाएगा जो मुझे बहुत यूज़फुल लगता है ऑन अ डेली बेसिस। एंड स्पीड के लिए एनालॉग सेपरेट कंसोल है, जो मीटर है बेसिकली एक सेपरेशन मेंटेन रहता है, क्लटर नहीं होता है मेरा मीटर। ओवरऑल स्पीड मुझे एनालॉग में मिल रहा है, बची हुई सारी डिटेल्स मुझे डिजिटल में मिल रही हैं। उसके अलावा फ्यूल के बार्स मिलते हैं मुझे डिजिटल मीटर पे। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस स्कूटी को लेने के बहुत अच्छा है। ये राइड जो मैंने ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स की कवर की बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे बीच में कोई इशू, कोई पावर लैग, कुछ भी फील नहीं हुआ। तो लास्ट बार के ब्लिंक होते ही आप ये समझ जाइए कि आपको 3.5 लीटर भरवाना पड़ेगा, इतने आपकी टैंक जो है वो खाली हो चुकी है। स्कूटी का यही फ़ायदा है कि ग्लाइड करके निकलती रहती है अपना आराम से, और नई नई ट्रक से मौज नहीं काटते। 125cc 2 पिलियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, जो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हमारे पास कोई बाइक नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है घर पे, ये पहली अगर हमारे पास गाड़ी होने वाली है तो उसमें इतना सफिशिएंट पावर होना चाहिए कि हम लोग थोड़ा बहुत हाईवे में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं और मेरे साथ कोई पिलियन हो पीछे, तो दोनों लोग एटलीस्ट ये ना लगे कि पावर क्रंच है। ओके, पहले थोड़ा सा लेन समझ लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि एक छोटी सी गलती और हम कहीं भी निकल जाते। नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। चलो भाई बंद कर देते हैं। सो हम लोग काफ़ी बेहतरीन रोड में आ चुके हैं एंड अब इस रोड में 23 किलोमीटर तक डिस्ट्रैक्शन फ्री हम राइड कर सकते हैं। बट ध्यान देना है थोड़ा, यहाँ पे लोग फास्ट चलाते हैं। बेसिकली नाइस रोड का एक स्ट्रेच है ये। तो सबसे पहले आंसर करते हैं कि कौन कौन सी वो 3 स्कूटियाँ थी हमारे दिमाग में। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली टीवीएस जुपिटर। सेकेंड स्कूटी जो हमारे दिमाग में थी वो थी सुजुकी की एक्सेस, अगेन 125cc। एंड थर्ड चॉइस जो थी हमारे दिमाग में वो थी द वेरी फेमस होंडा एक्टिवा 6Z। अभी प्रॉब्लम ये है कि 6Z ना थोड़ी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, उनको अपडेट करना है उस गाड़ी को, एंड अपडेट तो करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। बट पॉइंट ये है कि तब तक
7G आने तक हम वेट नहीं कर सकते थे। सेकंड थिंग, एक्सपेंसिव बहुत हो जाती मेरे भाई। 7G एक्सपेंसिव होगी जाके। 6G में हम पैसा बचा सकते थे, अराउंड हम पे कर सकते थे 6G के लिए 1 लाख। सो नंबर 1 रीज़न, टीवीएस यूपिटर में 125cc है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप पिलियन के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको पावर क्रंच नहीं फील होगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि अरे यार मेरी गाड़ी जो है ना वो खींच नहीं पा रही, मतलब खींचनी पड़ रही है मुझे। पिलियन के साथ ही बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास सफिशिएंट पावर हो, क्योंकि अगर आप 40-50 पे चल रहे हैं, जैसे मुझे इसे ओवरटेक करना है, पिलियन नहीं है बट मैं इसको ओवरटेक कर सकता हूँ विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप पिलियन के साथ चल रहे हो तो आपके पास पावर रिजर्व में होना चाहिए हल्का फुल्का, कि ऐसा तो ना लगे कि गाड़ी स्लगिश है, खींची नहीं जा रही हो। और ये सारे रिकमेंडेशन मेरे भाई ने किए थे। मेरा बड़ा भाई जो है वो इन चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट है, मतलब वो उसको बाइकिंग, कार्स, मतलब इन सारी चीज़ों से जो है रिलेशन, मेरा थोड़ा डिस्टेंस था, मैं इन चीज़ों से डिस्टेंट था थोड़ा इन चीज़ों से। भाई जो मेरा है वो काफ़ी प्रो है इन चीज़ों पे। तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि 125 लेना है। अब हाँ, पावर की मैं बात कर रहा हूँ तो एरो एक्स क्यों नहीं लिया, आप कहोगे 155 उससे या उससे हायर कुछ अगर आता है तो वो क्यों नहीं लिया। तो यार देखो, स्कूटी को फिर स्कूटी की तरह यूज करना है, उसको हवाई जहाज नहीं बनाना है। इतना है कि बैंगलोर में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बैंगलोर में ना एक स्कूटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 लोग घर पे रह रहे हो तो स्कूटी होना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक में ग्लाइड करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है बाइक के साथ। आप हर 2-2 मिनट में रुकोगे, गियर चेंज करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज इससे 2 एडवांटेज निकल के आते हैं। फ्यूल टैंक आगे मूव होगा तो मुझे गद्दी नहीं उठानी, मुझे उठना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं कि भाई मुझे पेट्रोल में भरवाना है, मैं देख रहा हूँ पीछे बंदा भर भी रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मस्त आप आराम से पेट्रोल भरवाओ सीट पे बैठे बैठे। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो मस्त आप पेट्रोल भरवाओ सीट पे बैठे बैठे। और सेकेंड एडवांटेज जो इससे थर्ड बेसिकली एडवांटेज बन जाता है कि आपकी डिग्गी खाली हो जाती है भाई, आपकी डिग्गी में स्पेस बच जाती है। तो आपकी डिग्गी में स्पेस है तो आपके दोनों हेलमेट अंदर आ जाएंगे। आप दोनों हेलमेट अंदर आ जाएंगे तो आप सोचो कि अगर आप कहीं मॉल घूमने जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, बेसिकली आपके पिलियन के हाथ या आपके खुद के हाथ बड़े नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये स्कूटी एक लाइट व्हीकल है। स्टेबिलिटी वेट पे डिपेंड करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, और मैं इसको अनकंफर्टेबल वे में नहीं दौड़ाना चाहता हूँ। ये नाइस रोड है, यहाँ लोग बहुत तेजी से भगाते हैं, यहाँ पर रिस्क लेना गलत बात है। रास्ते में मुझे, जब से मैंने आपसे बात करना शुरू किया है, मुझे ऑलरेडी 3 व्हीकल्स जो है क्रैश दिखी हैं। तो भगवान का नाम लेते लेते आराम से आगे चलते रहेंगे। देखो, मैं ऑलरेडी 75 पे चल रहा हूँ, गाड़ियाँ यहाँ पे उड़ते हुए जा रही हैं। थर्ड एडवांटेज हो गया। फोर्थ एडवांटेज की बात करूँ तो इस स्कूटी में कई अच्छे फीचर हैं। कॉम्बी ब्रेक हर एक में आता ही है, इसमें भी है। एक इसमें इंटेलिको करके फीचर है, उसमें आपकी स्कूटी 5 कुछ सेकंड के लिए ट्रैफिक में खड़ी हुई तो आराम से बंद हो जाएगी, फिर आप आराम से उसको स्टार्ट कर लो। मतलब बस आपको ब्रेक दबाना है, एक्सेलरेटर को मतलब बेसिकली ट्विस्ट करना है, आपकी स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए, मैं पावर की बात कर रहा था, मैंने फुल नहीं थ्रोटल ले रखा है, बट मैं आराम से 70-75 तक क्रूज कर पा रहा हूँ। फुल थ्रोटल, जैसे ये देखिए ट्रक सामने ओवरटेक कर रहा है, अब मैं इस टाइम पे ओवरटेक नहीं करूंगा, विच इज रॉन्ग। जब एक गाड़ी ओवरटेक कर रही हो तो नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ। ओके, तो ये फोर्थ एडवांटेज हो गया कि इसमें टेक्नोलॉजी वाइज काफी कुछ अपग्रेड्स अच्छे हैं जो आपके यूजफुल हैं। हाँ, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी इस वर्जन में नहीं थी, इससे लोअर वेरिएंट में थी, जो कि है 110cc वाली, बट ठीक है, ब्लूटूथ की इतनी जरूरत नहीं है। फोन लगा लिया है मैंने मस्त, तो आराम से दिख रहा है। और फिर बात आती है रिलायबिलिटी की, तो टीवीएस एक रिलायबल ब्रांड है ही। थोड़ा सा ओवरटेक करेंगे। हाँ, तो टीवीएस एक रिलायबल ब्रांड ऑलरेडी है। आई नो, मैंने इस कंसोल के ऊपर अपना इस मोबाइल होल्डर को लगा रखा है, बट ट्रस्ट मी, मैं खुद भी चाह रहा था कि मैं उस कंसोल को देखूं, बट मुझे इस तरीके से मोबाइल होल्डर स्कूटी पे लगाना सबसे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इसमें आपका फ़ोन भी प्रोटेक्टेड है और आपको पूरी स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। एंड एक फीचर जो मैं राइड के टाइम बताना भूल गया था कि इसमें USB चार्जिंग पहले से ही दी गई है टॉप मॉडल में। तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं कराना है, ग्लव बॉक्स के ऊपर की और उसके ऊपर
चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो आपको बेसिकली बस अपने इस स्कूटी पे मोबाइल होल्डर को लगाना है, मोबाइल को स्टार्ट करना है, नेविगेशन स्टार्ट करना है, चार्जिंग पे लगा के बस अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ना है। अब मैं बात करूंगा कि अभी तक मैंने इश्यूज क्या फेस किए हैं इन 4 मंथ्स ऑफ ओनरशिप। तो भाई 4 महीने की इस ओनरशिप में अभी तक मुझे एक इशू मेजर आया था, मतलब बहुत मेजर नहीं कहूँगा, नया नया था तो मुझे समझ नहीं आया कि हो क्यों रहा है। बेसिकली जब मैं इसका हैंडल लोअर स्पीड पे मूव करता था तो मुझे हल्की सी बहुत चिक 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 सी आवाज़ आती थी। तो उस आवाज़ का रीज़न क्या था मुझे नहीं पता, शायद ल्यूब्रिकेशन ही होगा कि नई गाड़ी थी। बट फर्स्ट सर्विस के बाद जो कि मैंने अराउंड 500-600 या 700 किलोमीटर पे कराई थी, वो आवाज़ आना चली गई थी। एक इशू और आया फिर सर्विस के बाद कि यार ब्रेक्स जो फ्रंट इसके डिस्क ब्रेक हैं, जो कि अगेन एक एडवांटेज है, मैं बताना भूल गया, बट हाँ ये एक अच्छा एडवांटेज है कि इसके फ्रंट में जो है वो डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, तो उससे आपकी ब्रेकिंग स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, बट आप लोग जानते हैं कि जो ब्रेकिंग मोस्टली आपकी आती है वो पीछे वाले ब्रेक से नहीं आती है, वो आती है फ्रंट ब्रेक से। बट कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए, स्पीड पे फ्रंट नहीं मारना चाहिए, हमेशा एक रेशियो में ब्रेक्स को लगाना चाहिए। तो यार सर्विस के बाद ना मुझे एक इशू आया कि मेरे फ्रंट वाले ब्रेक से चूं चूं की आवाज़ आने लगी हल्का सा ब्रेक मारते हुए। अब मैं कभी सोल ओनर तो था नहीं किसी गाड़ी का, जो था शेयर्ड पे था भाई, घर में जो गाड़ी थी तो मतलब सभी लोग चलाते थे, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। बट उससे इशू कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं था कि ब्रेकिंग नहीं लग रही थी या कुछ हो नहीं रहा था, बट ठीक है। उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं फिर से सर्विस सेंटर में गया, क्या उसने कहा कि भाई देखो जो हम पॉलिश वॉलिश मारते हैं, इसको धुलते हैं, तो उसके बाद इशू आ जाते हैं लोगों को। तो कुछ नहीं, उसने भाई पाइप उठाई, पानी मारा, कपड़ा मारा, आवाज़ गायब। यार ये भी सही है। हमें जो लगता है कि कोई बहुत मेजर इशू है वो तुरंत रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा एक और छोटा सा इशू मुझे आ रहा है, वो ये है कि जब फ्रंट के शॉकर हैं तो शॉकर दबने पर थोड़ी सी आवाज़ आती है, वो मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्यों हो रहा है। बट भाई ने कहा कि यार देखो इस पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, तो फ्रंट शॉकर में कोई इशू है, ठीक है, तो चेक कर लो कि ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। या फिर सेकंड थिंग कि जो फ्रंट शॉकर के आसपास वायरिंग होती है ना, जब वो शॉकर काफ़ी तेज़ी से आते हैं, नीचे ऊपर होते हैं बेसिकली कंप्रेस एक्सपैंड, तो उनसे इशू ये आ सकता है कि वो वायर्स आपस में घिसने की वजह से चूं चूं की आवाज़ करते हैं। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, इतनी बड़ी इशू नहीं है कि मैं उसको परेशान हूँ उस वजह से। इसके अलावा अभी तक मुझे कोई ओनरशिप में इशू नहीं आया। हाँ एक बार और मैं इशू बताता हूँ आपको, जो इसका इंटेलिगो फीचर है जिसमें ये अपने आप ऑफ हो जाती है ट्रैफिक में खड़े होने पर और फिर एकदम से ऑन हो जाती है जैसे आप ट्विस्ट करोगे अपना थ्रॉटल। तो उसमें हुआ ये कि भाई एक बार मैं ट्रैफिक में रुका और वो एरर आ गई स्क्रीन पे, इंटेलिगो काम नहीं किया, उसका इंटेलिगो काम नहीं किया, तो मैंने उसको ऑफ कर दिया, फिर मैंने ऑन ऑफ किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर घर आया अपने आप ही सही हो गया, घर आया 2 मिनट के बाइक ऑफ करी, मतलब स्कूटी, और अपने आप सही हो गया। भाई यार मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे मोटे इशू आ जाते हैं कभी कभी, तो इतना मेजर इशू नहीं था। इसके अलावा भाई सो फार सो गुड। इकोनॉमी की अब बात कर लेते हैं, माइलेज मुझे कितना मिल रहा है। तो देखो यार हमेशा 45 पे चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में खींचना पड़ जाता है आपको गाड़ी, अगर खाली मिलता है तो वो पावर मोड ले ही लेता है यहाँ पे। तो उसमें मुझे अराउंड 47, 48, मतलब बिटवीन 46 to 50 इसके बीच में मुझे इकोनॉमी मिल रही है, फ्यूल इकोनॉमी। और ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल इकोनॉमी मोड पे चला रहा हूँ, मैं थोड़ा खींच लेता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, जब लगता है कि यार खाली स्ट्रेच है। और दूसरी बात ये कि बेंगलोर में गाड़ियाँ ना बहुत रुक रुक के चलती हैं। इसकी आँख, अरे यार यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गई है, डाइवर्जन खोला गया है बिकॉज कुछ इशू चल रहा है, रोड बन रही है, आप देख ही रहे हो बगल में, रिपेयर जो भी हो रहा है ड्रामा। और ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइम पे भी ट्रक्स इतने होते होंगे, पर ठीक है तो है।
तो ये फ्यूल इकोनॉमी मुझे मिल रही है। हाँ, सर्विस के बाद एक जो ओवरऑल एवरेज था वो इंक्रीज़ हुआ था थोड़ा बहुत, बट मैं हमेशा टैंक फुल कराता हूँ। मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। ये तो कहता है कि 51 52 इकोनॉमी मिल रही है, बट जो मीटर है बेसिकली आपको मीटर में ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाता है। आपको मीटर में ये बेसिकली कंसोल में पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है, बट मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मतलब कि उसमें जो एवरेज आ रहा है वो सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, टैंक फुल कराता हूँ, उसके बाद जब भरवाता हूँ तो उससे मैं एवरेज निकाल लेता हूँ कि यार कितना एवरेज दे रही है एक्चुअल में। तो वो बताता है 51 52, मुझे मिलता है 47 48, तो ठीक है, क्लोज इनफ। तो यार, और इसका कलर भाई पता नहीं लोगों को ये कलर थोड़ा सा ऑड क्यों लगता है, मुझे ये कलर ना अल्टीमेट लगता है। मतलब ये ब्राइट ऑरेंज, मैंने इसका नाम ही फैंटा दिया है। स्पार्कलिंग ऑरेंज एंड फ्लोरोसेंट ऑरेंज नहीं है। फ्लोरोसेंट ऑरेंज थोड़े ही टाइम के बाद खराब लगता है। ये है स्पार्कलिंग ऑरेंज, सनशाइन टाइप, और ब्राइट है, तो अच्छा कलर है यार। मतलब मुझे ये कलर अच्छा लगा, नया कलर दिया इन लोगों ने। ये आप देख रहे होगे ऊपर, इसी रोड को मैं खींचता चला जाऊँ तो मैसूर रोड यहीं से जाती है, तुमकुर, कनकपुरा। चलो थोड़ा सा खींचते हैं। अरे यार, परमानेंट ही स्टॉप लग गया है मुझे तो लग रहा है अब। ये देखिए ब्रेकिंग देखिए आप इसकी, मैंने कोई हार्ड ब्रेकिंग नहीं की है, ये हार्ड ब्रेकिंग है, बट ज़रूरत नहीं है, अच्छी गाड़ी है। आराम आराम से ग्लाइड करके ट्रैफिक में निकाल सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना भूली आपको, कि इन लोगों ने ना इसमें काफ़ी कुछ मेटालिक कर दिया है। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि भाई थोड़ी आपकी गाड़ी की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। आई थिंक 70% जो बॉडी है अभी ये मेटेलिक है, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी कम हो गई है, तो थोड़ा सा प्लेजेंट लग रहा है। अब थोड़े छोटे मोटे फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सीट कंफर्टेबल है, पिलियन आराम से बैठ सकता है। मतलब सीट एज यूजुअल स्कूटी की चौड़ी होती है, और इसकी भी अच्छी है, कंफर्टेबल है, फोम अच्छा है, एंड इशू नहीं होता है बैठने पर। फिर इसकी बात कर लेते हैं लुक्स की। तो भाई लुक्स बहुत अच्छा लगता है। एक तो DRL दिए गए हैं फ्रंट पे, बहुत मतलब आपकी जो हेडलाइट है उसके पास भी, और जो आपका बेसिकली इंडिकेटर्स हैं उसके पास काफ़ी अच्छे DRLs दिए गए हैं आपके, तो वो अच्छे लगते हैं। क्रोम फिनिश अच्छी लगती है इसकी। उसके अलावा पीछे ग्लव बॉक्स है 2 लीटर का, तो उसमें भाई आप दूध रख के ला सकते हो। मतलब समथिंग इज बेटर नथिंग, और वो अच्छा लगता है देखने में। तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब एक फ्रेश सा फील होता है इस स्कूटी में। मतलब और मुझे यार हर चीज़ इसकी अच्छी लगी। इसके मिरर्स अच्छे हैं, मिरर्स में भी क्रोम फिनिश है, मल्टीपल जगहों पर क्रोम फिनिश है। कुछ लोगों को क्रोम फिनिश अच्छी नहीं लग सकती है, बट ठीक है, मुझे तो सही लगती है यार। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में शॉकर है, पीछे मोनोशॉक है, जो कि ये ऑलरेडी खुद में एक अच्छी बात है। मतलब स्कूटी में आपको मोनोशॉक मिल रहे हैं पीछे, तो ये खुद ही बताता है कि कितना प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहता है आपको TVS वाले। उसके अलावा फिर आपको फ्रंट में डिस्क मिल रहे हैं, जो मैं बता ही चुका हूँ। भाई आराम से मोड़ है, यहाँ क्यों भगा रहा है। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं जो मैंने हाईलाइट नहीं करे, लेकिन ये काफ़ी एक्सपीरियंस आपका अच्छा बढ़ा देते हैं। एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है थोड़ा सा कि जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा जो एक होता है ना कि फ्यूचर यूटिलाइजेशन जो है वो इसकी अच्छी हो जाती है। बेसिकली आप कह सकते हो फ्यूचर प्रूफ है ना। अच्छे फीचर्स हैं, पावर है, ब्रेकिंग है, मोनोशॉक है, कलर लुक एंड फिनिश अच्छा है। बाकी मुझे लगता है थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है ये, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेरा रिव्यू। हाँ, मतलब ये मेरी कोई मोटो ब्लॉगिंग, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, शायद मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। शायद बहुत बड़ी बन गई है वीडियो, जो कि मैं खुद भी समझ रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा राइड को एंजॉय करते हैं। मैं चुप हो जाता हूँ, आप भी राइड को एंजॉय करिए।
ओ भाई साहब, उसके अलावा इसके शॉकर्स बहुत अच्छे हैं। बैक में मोनोशॉक एडजस्टेबल दिया गया है, तो आप उसको बहुत ही ईजिली एडजस्ट कर सकते हो। जब आप पिलियन के साथ जा रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो आप उसको स्टिफ कर सकते हो ताकि आपको एक स्टेबिलिटी मिले। बाकी प्लीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिएगा। सो सी यू अगेन, सी यू सून गाइस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय। ओके गाइस, तो हम लोग रामनगर पहुंच चुके हैं। 35 रुपीज़ पर पर्सन अगर आपके पास गाड़ी वाड़ी है तो। और ये लो भाई, अप हिल में भी चढ़ गई गाड़ी अपनी। तो नंदी हिल्स तो जा सकते हैं मतलब। अच्छी चल रही है गाड़ी। क्या भगाने से अच्छा है कि हम ऐसे ही नेचर को एंजॉय करें। चिड़ियों की आवाज़ काफ़ी आ रही है यहाँ पे। थिंक यहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी कर देनी है, पैदल चलेंगे।